हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग में पिछले साल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस साल भी कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन हूबहू रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक, तो कौन सा ऐसा एल्कली मेटल है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट देगा। तो हम लोग पढ़े थे कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ के फर्स्ट ग्रुप के मेटल लिथियम, ठीक, सोडियम, ठीक, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, ठीक, सीजियम, इसमें क्या होता है। और सेकंड ग्रुप का क्या होता है, बोरॉन, बेरिलियम, ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ठीक, तो जो लिथियम होता है वो क्या करता है, वो फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी से थोड़ा हट के प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, जो लिथियम होता है वो फर्स्ट ग्रुप की, जैसे कि अगर फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर ये इनका जो ये मेटालिक सॉल्ट अगर इनका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा पूरे ग्रुप में, तो उसमें लिथियम का एक्सेप्शन होता है कि लिथियम जो है ये सेकंड ग्रुप जैसी प्रॉपर्टी शो करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक, इसीलिए लिथियम एक्सेप्शन है। तो बाकी सारे ये सब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसमें लिथियम एक्सेप्शन होता है, उनसे हट के प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर हम जनरली अगर कोई भी क्वेश्चन आए और अगर फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट दिए हैं, ठीक, तो उसमें हम लोग लिथियम आंसर टिक कर सकते हैं। कम से कम हमारा 99% चांसेस है कि वो हमारा सही हो सकता है अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इसमें है क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन सा देता है, लिथियम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पहले हमें देखना होगा। ठीक, तो अगली स्लाइड में ये है B2S6 यानी कि डाइबोरेन। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखो ये जो हमारा है बोरॉन है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, बोरॉन कौन सी फैमिली का है, 13th ग्रुप का है। ठीक, तो यानी कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, तो BH3 बनाता है। ठीक है, उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, जनरली एक S है और 2 P है, यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन जनरली होना चाहिए। ठीक, उसके बाद लेकिन जो BH3 होता है वो कम स्टेबल होता है, इसलिए वो डाइमराइज होके B2S6 बना लेता है। ठीक है, तो जो B2S6 होता है उसमें क्या होता है कि ये जो एक हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल से ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब देखो इस बोरॉन का अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो एक बॉन्ड 1 2 3, ठीक, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल। अब हम लोग देखेंगे यानी कि इसका आंसर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विच ऑफ द हाउ मेनी सिग्मा पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। तो ये है सबसे पहले कि ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। ठीक, अगर हम ये देखें तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। इसमें देखो टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, ठीक, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, या फिर हेलोजन भी सारे 1 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो ये तो हमें याद करना। तो कार्बन हमारे टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखो कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 और 1 हाइड्रोजन से 2 ही बॉन्ड है, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा गलत है, यानी कि क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है हमारे में। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन अगली स्लाइड में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जैसे कि अब हम यहाँ पे देखो 3 हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो सही है। तो अगर आप कहिए तो हम सही स्ट्रक्चर बना दें, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ऐसे। ठीक, ये कार्बन था हमारा, ये ठीक ऐसे था, CH और CH3। तो देखो यहाँ पे तो अगर 2 बॉन्ड है तो देखो ये 3 1 4 और ये 2 3 और 1 4। ठीक, ये भी कार्बन का 4 बॉन्ड, इसी का भी 4 बॉन्ड, इसका देखो 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड, लेकिन इसका जो है वो देखो 2 ही बॉन्ड है। ठीक, और इसका देखो 1 और 2 ही बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड है तो इसमें 2 बॉन्ड और लगेगा, तब जाके ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अब हम देखें इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है टोटल, 1 हाइड्रोजन हुआ और 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। इसके भी 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक रूल हम याद करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच, ठीक, चाहे जितने नंबर ऑफ बॉन्ड हो, लेकिन उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा केवल एक ही होगा, ठीक। अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो बाकी सारे बचे कितने हो जाएंगे, सारे पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे बचे पाई बॉन्ड हो जाएंगे और वो सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक। अब चलो हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर इसको मैग्नीफाई करके बनाते हैं, ठीक। ये हमारा हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। तो देखते जाओ, अच्छा चलो इसको काट के इधर हम लोग इसको भी मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक। ये है, इसको भी मैग्नीफाई कर दिया हमने और इधर इसको भी मैग्नीफाई कर दिया। अब हमें समझ में आ रहा है। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें देखना है, ठीक। देखो इस कार्बन के पास, देखो पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, एक, ठीक है, एक हो गया। इसके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें से 3 बॉन्ड है लेकिन एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड इसमें हो गया, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब ये 3, ठीक है, इधर भी 2 है, ये तो एक ही होगा, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कहीं कोई मिस हो रहा है, हाँ ये एक 10, ठीक है। यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 10। अब हम पाई बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड है और 3 में से केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो बाकी 2 बचे पाई, तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो यानी कि पाई बॉन्ड टोटल कितने हैं, 3, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर हम लोग आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन पढ़े होंगे, ठीक, तो सेपरेशन के लिए आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन में सबसे बढ़िया क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक। क्रोमा मिस कलर, ग्राफी मिस सेपरेशन, ठीक है। जैसे मतलब ग्राफ मतलब कि ऐसे एक एक पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में उसको स्टडी करने को ग्राफी कहते हैं, जैसे ग्राफ के रूप में स्टडी करना, ठीक है। तो अब ज़्यादा देखो डीपली तुम लोग मत जाओ, जब पढ़ेंगे तब वो डीपली जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखो इसमें देखो 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा जूम कर दें, नीचे आ जाओ, ठीक। तो इसमें है, हम लोग देखे हैं कि 2 मोल ऑफ अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेते हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक, उसमें से अगर हम लोग पानी निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पायरो मतलब फायर होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हीट कर देंगे, तो जहाँ हीट करेंगे वहाँ से पानी निकल जाएगा। तो देखो एक ये ऑक्सीजन बचा ये वाला, सॉरी ये वाला ऑक्सीजन, ठीक। तो ये वाला ऑक्सीजन इधर बीच में है, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर हमें कंफर्म हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। अब हम आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या था कि, एक मिनट फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर देखने के लिए एक सल्फर किसी को पकड़े, देखो इसको, इस सल्फर को पकड़ लिया, ठीक, एक मिनट कलर चेंज करें। तो देखो इस सल्फर को पकड़ लिया, तो और सल्फर और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। तो इस पर देखो कितने बॉन्ड है, 2, यानी कि +2 इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, +3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 +2 इधर से आएगा, ठीक। तो 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी कि टोटल कितना होगा, +6 होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, +6। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेनिक एसिड, ठीक। तो फॉस्फेनिक एसिड, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरिक एसिड, हम लोग पढ़े थे H3PO3, ठीक, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो तो जैसे H3PO3 में से अगर हम लोग एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉस्फेनिक एसिड, ठीक। इधर फॉस्फेनिक एसिड, तो H3PO3 में ऑक्सीजन निकाल लो, तो ये हमारा ये होगा आंसर, ठीक है। इसका एक्चुअली अगर तुम लोग को नहीं आ रहा है समझ में, तो इसका सारा फार्मूला होता है कि पायरो होता है, ठीक। पायरो में से एक निकाल लो ऑक्सीजन तो कितना होता है, जैसे पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर में से निकाल लो, पर फॉस्फेनिक एसिड पर में से निकाल लो तो एक एसिड बन जाता है, उसमें से एक ऑक्सीजन और निकाल लो तो हाइपो बन जाता है, ऐसे ऐसे। तो हम लोग देखेंगे उसको क्लासेस में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक। कॉपर मैट कंटेन, ठीक है।
तो जो कॉपर मैट होता है वो सल्फाइड होता है, ठीक है। किसका? एक तो मीथेन सल्फाइड होता है CH2S, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। एक तो होता है CH2S और एक होता है आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला कोई बताएगा? FeS, ठीक है। अब देखो इसको आईडी क्यों कहते हैं, तो हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर मोनोवैलेंट एटम होता है, ठीक, मोनोवैलेंट एटम होता है, वो भी एनायन, ठीक। अगर ये मोनोवैलेंट एनायन है जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन -2 और उसके बाद हैलोजन, ठीक, ये सब क्या होते हैं? मोनोवैलेंट, यानी कि एक है तो उसके पीछे हम लोग IDE लगाते हैं, ठीक, IDE, तो इसलिए इसको कहते हैं सल्फाइड, IDE, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल, तो सबसे पहले हम लोग देख लें प्राइमरी, सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसको कहते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमारा देखो प्राइमरी किसे कहते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, एक मिनट चलेगा, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, ठीक, ठीक है। अब आइसो किसे कहते हैं, तो देखो 1 2 3 4, ठीक। तो आइसो अगर लास्ट में मान लो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के लास्ट के सेकंड कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन पे अगर एक कार्बन जोड़ दिया है साइड चेन मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाता है आइसो, ठीक। अच्छा, और सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी होता है कि अगर हम लोग इसी कार्बन पे जिस पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इस पे अगर इस पे हम लोग एक जोड़ते हैं तो हो जाता है सेकेंडरी। तो हमें लगा सेकेंडरी और आइसो में तुम लोग का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं नियो क्या होता है। नियो में क्या होता है? नियो तो 1 2 3 4, ठीक। नियो होता है कि सेकेंड लास्ट, वही रूल है कि फंक्शनल ग्रुप के सेकेंड लास्ट, यानी कि इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, वो हो जाता है नियो। तो आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी। टेरिशरी क्या होता है? टेरिशरी होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लें वरना तुम लोग थोड़ा कन्फ्यूज है। टेरिशरी होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस पे अटैच है उस पर 2 कार्बन और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो टेरिशरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। जैसे कि एक ये हो गया 2 और एक इधर, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो हमें लग रहा है प्राइमरी, टेरिशरी, सेकेंडरी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो क्या था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखना है। आइसोप्रोपाइल कौन सा हो गया? ये हो गया, ये हमारा क्या था? नियो हो गया, ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये एरोमेटिक प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर पता लगा ना? मैंने सब बता दिया, आंसर हमारा ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, ठीक। कोई बताएगा कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि एंथैल्पी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। चलो हम लोग यहीं देख लेते हैं, एक मिनट। जैसे ये है एटम A और ये है B, ठीक। ये मॉलिक्यूल है, एक 2 एटम बना के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए किसमें? A में अलग और B में अलग, ठीक। इसको तोड़ने के लिए जितनी यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे कि कौन सा ग्रुप था? कार्बन का था। तो देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, SN ठीक, SN के बीच। अब देखो कार्बन का, देखो पहले हम क्या लेंगे, कार्बन का साइज़ क्या है? छोटा है। तो जिसका साइज़ छोटा होगा, ठीक, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। जो लकड़ी छोटी होगी उसको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, यानी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। वही मतलब कि बॉन्ड एंथैल्पी, उसको दी जाने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक। ठीक है। सिलिकॉन का जैसे जैसे यानी कि हम लोग नीचे जाते हैं, सबसे बड़ा क्या है? SN है, टिन, ठीक। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी छोटी होगी और इसकी एनर्जी जो होगी, बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी, वो सबसे, देखो उल्टा हो गया, फिर से यही चीज़ है ना, थोड़ा सा सतर्क रहो। देखो सतर्क रहो वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो फिर अब SN क्या है बताओ? SN का साइज़ सबसे ज़्यादा, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ सबसे
ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे, अब देखो यही चीज़ है ना, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा, बताओ, कोई बताएगा? अरे भैया, जो लकड़ी बहुत लंबी है, ठीक, उसको तोड़ना आसान है या मुश्किल? तोड़ना आसान है, यानी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी, ठीक। देखो सिंपल सा, देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बोला, मुझे लगा था कि तुम लोग साथ में ही हाँ हाँ बोलते जाओगे, ठीक। देखो फिर यहाँ पे देखो, कार्बन सबसे क्या है, छोटा है, तो जो छोटा है उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी यानी कि एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ये सबसे बड़ा है, जो सबसे लंबा चौड़ा होता है, मतलब बहुत लंबा होता है उसका लेंथ, तो उसको लचीला होता है, उसको तोड़ सकते हैं आराम से, तो उसमें एंथैल्पी जो देनी पड़ेगी वो बहुत कम देनी पड़ेगी। तो चलो हम आंसर पे आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट पूछा ना, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन, ठीक है, समझ आएगा, क्लास में पढ़े रहोगे समझ आएगा। अब हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन 2 मिथाइल पेंटेन। तो कोई बताएगा 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। तो देखो 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर देखिए, हमने अगली स्लाइड में बना है, नहीं बना, ठीक, चलो हम बना देते हैं यहीं पे ही। क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, चलो कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया, और यहाँ पे 2 पे मिथाइल लगा दो, मान लो 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसमें क्या क्या पूछा था, अरे क्या पूछा था, कोई बताएगा? 2 मिथाइल पेंटेन में नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो देखो ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, बाकी इसके पास कितने H होंगे, 2 2 1, तो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने हुए, 1 2 3, ठीक है। अब आंसर देखेंगे, नंबर ऑफ मिथाइल, ये आंसर होगा 3, ठीक है, इसमें आंसर कितना होगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ऑर्थो और पैरा इफेक्ट देखे हैं, इसको अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक। अच्छा कोई बताएगा कि हमें प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा, प्लस इफेक्ट क्या होता है, माइनस इफेक्ट क्या होता है? अगर तुम लोग माइनस इफेक्ट पढ़े होगे तो एक उसमें एक्सेप्शन भी पढ़े होगे कि वो तो दिखाता है माइनस इफेक्ट, ठीक, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, चलो हम बता ही दें तुम्हें। देखो देखो, ठीक, ये मान लो तुम्हारा हो गया, एक मिनट पीछे, ठीक है, अब पहले इसमें देख लो, देखो ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया SO3, ये हो गया CHO। तो कोई बताएगा ये सारे कौन से इफेक्ट दर्शाते हैं? ये सारे माइनस इफेक्ट दर्शाते हैं, क्यों बताएगा कोई? तुम चलो छोड़ो, आंसर क्लास में पढ़ना, ठीक है। तो देखो एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि सारे माइनस इफेक्ट वाले, ठीक, कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, और सारे प्लस वाले कौन से होते हैं, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग। एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा हेलोजेंस होता है, ठीक, वो क्या होते हैं, माइनस इफेक्ट दर्शाते हैं, लेकिन कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, माइनस इफेक्ट दर्शाते हैं लेकिन ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो यही एक्सेप्शन हमारा था, ठीक। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका क्या होगा, ये भी माइनस इफेक्ट दर्शाता है, ये भी माइनस इफेक्ट, ये भी माइनस इफेक्ट, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा माइनस इफेक्ट दर्शाएंगे तो सारे मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होगा, कौन सा, वही हमारा एक्सेप्शन भाई साहब, कौन सा, हेलोजेंस, ठीक है। हम द वेव नंबर ऑफ फेलो, ठीक है, अच्छा वेव लेंथ दिया है और हमें वेव नंबर निकालना है, वेव लेंथ दिया है, हमें वेव नंबर निकालना है, ठीक। तो वेव नंबर वेव लेंथ का क्या कोई रिलेशन है, पता है तुम्हें, ठीक, चलो स्लाइड में देखते हैं, वेव नंबर बराबर 1/वेव लेंथ, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, 1/5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो देखो वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1/5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब इसको कन्वर्ट कर लोगे, किसको भी कन्वर्ट करूँ, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻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 
10 ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगर सेंटीमीटर पूछे तो कितना होता है, -8। हमें लग रहा है 8 सेंटीमीटर में तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो तुम उसको कर लेना। ठीक, इसका आंसर है 1.7 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो इतना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 3। तो ये क्वेश्चन कोई पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक, क्वांटम। तो देखो सबसे पहले चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक, और प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मान लो ये हमारा पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इसको क्या कहते हैं, KLMN सेल हो गया। इसके अंदर होते हैं सब सेल, कौन से, SP, SPD, SPDF, ठीक, KLMN इसमें हो गया। उस सब सेल में भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल्स। S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1। P में कितने होते हैं बताओ, 3। D में कितने होते हैं बताओ बताओ, कुछ नहीं पढ़े हो, 5। F में कितने होते हैं, जितने लाइन में खींचूंगा जितना बचेगा उतना तुम बता दोगे। कितने होते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। तो देखो अब पूछा जाए कि S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 है ना, 10, इसमें 7 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वांटम नंबर 3 दिया है, ठीक, एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल। अब देखो, अब जो हम लोग देखे हैं अगले स्लाइड में इसका आंसर दिया। ठीक, क्वांटम नंबर 3, ठीक, तो ये जो क्वांटम नंबर होता है ये समझ लो हमारा नंबर ऑफ सेल होता है, यानी कि ये हमारा तीसरा सेल है। तो तीसरे सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमने देखा था पहले में क्या होता है, केवल S होता है, दूसरे में SP, तीसरे में SPD। ठीक, ये सब सेल प्रेजेंट होता है, तीसरे सेल में SPD हो जाता है। अगर नहीं हमें पता है तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से निकाल लेंगे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पीछे जाओ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक, आप बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो S में कितने होते हैं, 1, P में 3, D में 5, तो 1 + 3 + 5 टोटल कितना हो गया, 9। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो गया, 9। पीछे ये है हमारा 9 आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CH3Cl। यहीं पे देख लेते हैं CH3, चलो इसी में देखते हैं यार। हमारा है इरेज करो, ठीक है, हमारा है CH3Cl। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हैं, वरना तुम लोग कन्फ्यूजन के मास्टर हो। CH3Cl, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन हमें पूछना है। कार्बन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिविटी किसकी है, क्लोरीन की, तो इसमें -1 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा। ठीक, और इसमें किसका, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिविटी है, पोंकल ब्रिस्की से पागल होना सीखो। ठीक, बताओ किसकी है सबसे ज़्यादा बताओ बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही था ना। ठीक, तो यहाँ पे किसकी है इलेक्ट्रॉनिविटी सबसे ज़्यादा, कार्बन की होती है। ठीक, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिविटी पढ़ा करो। तो देखो 1 ये 2 3। ठीक, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, पीछे देखें, CH3 में CH3Cl, अच्छा ये था क्वेश्चन, CH3Cl। 1 मिनट भैया, CH3Cl मिनट, ठीक है। देखो अरे भाई साहब, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बताओ इलेक्ट्रॉनिविटी बताओ, -1 ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन हाइड्रोजन में। ठीक, तो कार्बन में कितना होगा, इसका +1, इसका +1, इसका +1, तो इसका कितना हो जाएगा, -3। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, बताओ -2 हो जाएगा। आंसर देखो,
अरे इतना तो बेसिक याद रखो भैया, इतना नहीं पता। चलो हम लोग इसको देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग द पुअरेस्ट एसिड देखेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन देख लें अगली स्लाइड में। देखो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा होता है? फ़ोन, ठीक, यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कार्बन, ठीक। तो बेसिसिटी मतलब क्या होता है? हम लोग क्या पढ़े थे? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसको बेसिसिटी कहते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का? चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता, चलो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कि अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में जान लो, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसको क्लियर कर देंगे, ठीक। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होता है? जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगी, किसकी? मीथेन की। इसलिए आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पुअरेस्ट एसिड, सबसे पुअरेस्ट एसिड क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो मीथेन होगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। ये अब बताओ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग ट्रिक क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? ये पढ़े थे ना, 11 9 12 8, ठीक, 13 7 14 6 15 5 16 4, ठीक। तो ये एक चीज़ याद कर लो कि 11 के सामने 9 होता है, ठीक। ठीक, 10 के देखो, 10 से 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, 9। तो यानी कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। जैसे कि O2 प्लस 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि O2, ठीक। 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि O2 माइनस, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस 2, ठीक। इधर 9 वाला कितना कौन सा हो गया? सोडियम, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ठीक है, मैग्नीशियम Mg+2, ठीक है। इधर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन वाले हैं ये सब, ठीक है। अब यानी कि जिसके पास इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? इधर लिख लो, दूसरे कलर से लिखते हैं, 1 मिनट। ये है हमारा ग्रीन से। तो 11 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5 रखते हैं। इसका 2 हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 15 वाले का 0.5 हो जाएगा, ठीक। इसका फिर 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे, 0 हो जाएगा, ठीक। तो O2 अब हम लोग देखेंगे O2+2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 कैसे होते हैं, फिर हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि O2+2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो O2+2 कौन से ग्रुप का है? 16th, यानी कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12, 1 प्लस है यानी कि 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 11, ठीक। समझ में है, ठीक है। वो O2 माइनस में कितने होते हैं? 6 दूनी 12 प्लस 1 यानी कि 13, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते हैं, ठीक। और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सी ग्रुप का है, 2 मॉलिक्यूल है, 6 दूनी 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
उसके बाद हम डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया? देखो तरीके बहुत है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ NO3 माइनस। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हमें याद करना होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। चलो अब ये थोड़ा सा हम तुम्हें बता दें। तो SCC पढ़े हो तुम लोग, सॉलिड स्टेट। एक होता है SCC, इसी को कहते हैं CCP। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर सेंटर। ठीक है, चलो छोड़ो। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक होता है फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक होता है बॉडी सेंटर। ठीक है, BCC, FCC और BCC। तो SCC में क्या होता है, केवल ऑक्यूपाई कितने होते हैं, केवल कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो देखो हमारे क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। ठीक, और एक एटम का एक कॉर्नर पे एक एटम कितना होता है, 1/8। तो 8 × 1/8 कितना हो गया, ये कट गया, टोटल कितना हो गया बताएगा कोई, 1। ठीक है, तो SCCP पे 1 हो गया। FCCP क्या क्या ऑक्यूपाई करते हैं, एक तो कॉर्नर और एक तो फेस सेंटर। तो कॉर्नर पे 1 हो गया और फेस सेंटर पे कितना हो गया, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन आधा होता है और टोटल फेस कितने होते हैं, 6, यानी कि 3। तो ये टोटल कितना हो गया, 4। और BCC पे कितना हो गया, एक तो होता है हमारा कॉर्नर और एक होता है बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पे 1, बॉडी सेंटर पे 1, टोटल कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि जो BCC होगा, ठीक, उसमें टोटल नंबर 2 होंगे। SCC होगा उसमें 1 होंगे। FCC होगा उसमें 4 होंगे। तो ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल के बारे में कोई पता है, ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं, नीला थोथा। तो देखो ब्लू विट्रियल का स्ट्रक्चर पता है। देखो CuSO4.5H2O, इसके पास 5 पानी होता है। ठीक, 4 पानी होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता है, और 1 पानी होता है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होता है, जो कि सल्फेट से कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये प्लस है, ये हाइड्रोजन H+ है और ये माइनस है। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा बताएगा कोई, आयोनिक बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे अच्छा कोई बताएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसे कहते हैं, डेफिनेशन। देखो पानी को देखो पहले तुम, ये मान लो तुम्हारा पानी है। चलो नए स्लाइड में देखते हैं, 1 मिनट। ये है समझ लो तुम्हारा पानी। ठीक, पानी का स्ट्रक्चर तो जानते ही होगे, B शेप या फिर बेंड शेप। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ, पानी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं, यानी कि 4। तो यानी कि 1S + 3P, ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर की वजह से इसका विषन बेंड शेप या फिर B शेप हो जाता है। ठीक, तो ये इसके पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या होता है फॉर्मूला, डेफिनेशन, कंप्लीटली डोनेशन ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हम लोग पढ़े थे, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक,
अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है तो ये जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये है फ़ोन से, यहाँ पे ये है फ़ोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो ये दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये जो डॉटेड डॉटेड बॉन्ड है इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, और ये हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, चलो आयंस के बीच आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कैटायन और एनायंस के बीच, आयंस के बीच जो बॉन्ड होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था क्या? चलो, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ऑल ऑफ दिस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एनोड इन द लेड स्टोरेज बैटरी? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड का काम क्या करता है? एनोड का काम कौन करता है? ठीक, तो हम लोग अगले स्लाइड में इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इन द लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ लेड ग्रिड। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द एनोड ग्रिड इज फिल्ड विद स्पंजी पोरस लेड। ठीक है, यानी कि जो एनोड होता है लेड का बना होता है। ठीक, उसके बाद कैथोडिक ग्रिड क्या होता है? कैथोड किसका बना होता है? लेड PbO2, लेड ऑक्साइड का बना होता है। ठीक, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग रट लेंगे। ठीक, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन। तो सॉल्युबिलिटी का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। तो इसमें एक आयन क्या है? Ag है, दूसरा क्या है? Cl है। तो देखो हम लोग देखते हैं जो कॉमन आयन होते हैं वो सॉल्युबिलिटी को घटाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा है? यानी Cl है, इसमें 2 Cl है, इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है और इसमें एक Ag है। ठीक, तो इसमें एक कॉमन आयन है, इसमें 2 कॉमन आयन है, इसमें एक है, इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है। तो AgCl सबसे ज़्यादा सॉल्युबल किस में होगा बताओ? पानी में। ठीक, उससे कम सॉल्युबल किस में होगा? अब देखो, जिसकी मोलैरिटी कम होगी तो यहाँ पे D में। ठीक, उससे उससे कम A में। ठीक, और सबसे कम किस में सॉल्युबल होगा? CaCl2 में, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन आयन है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा? CaCl2। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो क्लास में समझना। विच डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो देखो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऐसे हो गया। ठीक, ये OOH। लैक्टिक एसिड कोई बताएगा? एसिड नमूना है। ठीक, लैक्टिक एसिड का चलो देख लेना। पिक्रिक, ये सबसे देखो पिक्रिक एसिड, ये हमें नहीं पता है। ये बताओ एस्प्रिन, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर कोई बता दो, बताओ एस्प्रिन का स्ट्रक्चर। लैक्टिक एसिड क्या होता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक, तो देखो 2 कार्बन पे देखो एक वाले कार्बन पे OH लगा दो और ये इस पे COH। ठीक, 2 कार्बन का है। तो लैक्टिक एसिड इज ए टाइप ऑफ ठीक है, इसको पढ़ेंगे। चलो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस पे एक OH लगा दो, देखो एक कार्बन ये है, एक ये है, इस पे एक OH लगा दो, दूसरे पे COH लगा दो। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? लैक्टिक एसिड। ठीक, तो ये क्या होगा? CH3 होगा। ठीक है, ये हमारा लैक्टिक है। तो जिसमें देखो इसमें भी COH ग्रुप है। समझ में आया? पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? TNP। ठीक, TNP मतलब कि बताओ? ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फेनॉल। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रो NO2 ग्रुप लगाएंगे। जैसा कि हमें पता है जो NO2 ग्रुप होता है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, वो क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी कि जो NO2 ग्रुप लगेगा वो
या तो ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। तो ये हो गया TNP यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक। और कौन सा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें देखो COH ग्रुप है नहीं है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पता है किसी को? एस्पिरिन कैसे बनता है? तो हम लोग क्या लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड लेते हैं COH, ठीक। उसको क्या करते हैं, एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ कोई, चलो नहीं पता, CH3 CO ब्रैकेट में कर दो होल ट्वाइस O, ये क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। फिर ये क्या बन जाता है, यहाँ से H हट जाता है और यहाँ पे स्टॉक्सी ग्रुप आ जाता है। ये बन गया हमारा, क्या बन गया बताओ, एस्पिरिन। एस्पिरिन तो हम खाते तो बहुत हैं, ठीक, लेकिन हमें उसका कायदे से स्ट्रक्चर नहीं पता है। CH3 होगा ये, ठीक है। तो ये है हमारा, ये नीचे देखो COCH3, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है ग्रुप। इसको कहते हैं एस्पिरिन, या फिर दूसरा नाम क्या है, ये हो गया एसिटाइल ग्रुप है, और ये सैलिसिलिक एसिड, तो इसको कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स H2 गैस विद सोडियम। तो इसका रूल हम लोग क्या पढ़े थे, बताएगा कोई? H2 गैस, मेटल्स, बताओ। मेटल्स मतलब जितने भी धातु हैं, मेटल्स हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो हमें एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एसिडिक हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ठीक। वो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा एल्काइन ग्रुप होता है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो केवल एल्काइन ही हमारा हाइड्रोजन गैस दे सकता है, ठीक, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक। तो इस मेटल में कोई भी मेटल ले लो, बस इसके पास ये देखना कि जो हाइड्रोजन देने वाला होगा उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मीथेन तो देगा नहीं, इसके पास ये भी नहीं देगा, C2H2 और C2H4। तो इसका बताओ स्ट्रक्चर बताओ पहले, C2H2, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक दो, और C2H4 एक, देखो C2H4 यानी कि दो इधर दो इधर, ठीक। तो केवल इसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, ये हो जाएगा ये, ठीक। तो देखो हम लोगों ने सारे डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर देखो तुम्हें अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो हम उतना डिस्कस सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखे होगे कि बीच बीच में आवाज़ कट जा रही है और हमें बोलने में भी दिक्कत होता है। तो आगे हम लोग, अगर ऐसे होगा तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कमेंट करना। तो अगर अच्छे लाइक्स आए तो अगला वीडियो बना सकता हूँ मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।